हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सामाजिक विज्ञान शिक्षण। देखो, इसके फर्स्ट पार्ट को मैं डिस्कस कर चुका हूं, तो आप लोग द परफेक्ट स्टडी के प्लेलिस्ट में जाइएगा और सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस पैरागॉजी वाली प्लेलिस्ट को ओपन करिएगा और फर्स्ट पार्ट को उसके साथ साथ जितनी क्लास उस प्लेलिस्ट में है सबको एक बार अच्छे से कवर कर लीजिएगा एग्जाम से पहले पहले, ठीक है। चलिए, और आज हम लोग सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। मेनली आज हम अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे इसके उद्देश्य, यानी जो सामाजिक विज्ञान है इसको पढ़ाने के उद्देश्य, सामाजिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य मेनली हम लोग कवर करेंगे। इसके पहले इसकी प्रकृति, इसकी विशेषताओं को हम लोग कवर कर चुके हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो बच्चे नोट्स लिए भी हैं, जो बच्चे नहीं भी लिए, वो क्या करिएगा, आपको 3-4 पीडीएफ फाइल टेलीग्राम पे मिलेंगी, जैसे माइक्रो टीचिंग का, उसके बाद लेसन प्लान, यूनिट प्लान का, उसके साथ साथ की टीचिंग मेथड का मिलेगा। तो इन जो भी आपको टेलीग्राम पे फॉर ऑल पेपर करके पीडीएफ मिलेंगे, उनको एक बार अच्छे से लेके पढ़ लीजिएगा। मैं अपनी हर क्लास में बोलता हूँ कि वो जितने भी पार्ट में कराया हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो सबको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। टेलीग्राम पे सब मैं फिर से अपडेट कर दिया हूं, जो बच्चे रेगुलर जुड़े होंगे उनको पता भी होगा ये सारी चीजें, ठीक है। चलिए, और मोस्टली अब हम लोग लगभग 100% सिलेबस को कवर कर लिए हैं, सभी पेपर के सभी विषय को। तो बस अब आप लोग अपने एग्जाम पे ध्यान दो, जितनी क्लासेस करा दिया हूं उतनी क्लासेस कर लीजिए, आपके लिए सफिशियंट है, ठीक है। चलिए, आइए सामाजिक विज्ञान के सेकंड पार्ट को हम लोग डिस्कस करते हैं, और इसके फर्स्ट पार्ट को जाके जो बच्चे नहीं देखे जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, आज मेनली हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे सामाजिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य। तो सामाजिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य को समझने से पहले सबसे पहले टीचिंग ऑब्जेक्टिव को थोड़ा समझ ले, शिक्षण उद्देश्य क्या होते हैं इसे समझ लेते हैं। इसके पहले भी ये चीज मैं डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन इस विषय को पढ़ने जा रहा हूं तो आपको थोड़ा सा रिलेट करवा दूं। देखो, शिक्षण उद्देश्य की अर्थ और परिभाषा को समझो। सबसे पहले क्या होता है, देखो, कोई भी शिक्षण हो या फिर कोई भी आप टीचिंग का कार्य करने जाते हो, कोई ना कोई उसका उद्देश्य होता है, उसके मानदंड होते ही होते हैं। जो भी आप कार्य करने जाते हो उसका कोई ना कोई तो उद्देश्य होता ही होता है, जिनको विद्यालयों द्वारा, जिनको जो भी छात्र होते हैं उनके द्वारा विद्यालयी क्रिया को पूर्ण करके प्राप्त किया जाता है। जैसे ध्यान समझना क्या कह रहा है, शिक्षण उद्देश्य के मानदंड होते हैं। कोई भी शिक्षण उद्देश्य होते हैं, माने उसके कुछ ना कुछ क्राइटेरिया, कुछ ना कुछ मानदंड होते ही होते हैं, जिनको छात्रों द्वारा विद्यालयी क्रिया पूर्ण करके प्राप्त किया जाता है। जैसे ध्यान समझना, कैसे बालक विद्यालय क्रिया करके पूर्ण करते हैं। मान लो द परफेक्ट स्टडी को आप एक विद्यालय समझ लो, एक स्कूल समझ लो, ठीक है। मान लो एग्जाम्पल के तौर पर एक स्कूल समझ लो। अब आपका अंतिम उद्देश्य क्या है कि भैया बीएड में अच्छे परसेंटेज लेके आने। बहुत ध्यान समझना, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। बीएड में अच्छे परसेंटेज लेके आने हैं, आपका अंतिम उद्देश्य, एक तरीके से आपका उद्देश्य है कि हमको कि एक तरीके से अच्छे परसेंटेज लेके आने। अब मेरे भाई, जो भी द परफेक्ट स्टडी आपको रूल एंड रेगुलेशन बता रहा है, जो भी जिस तरीके से आपको निर्देशित कर रहा है कि हाँ आप माइक्रो टीचिंग पढ़ लो, आप लेसन प्लान पढ़ लो, आप टीचिंग मेथड पढ़ लो, इसके साथ साथ जो भी आपको गाइडेंस दे रहा है द परफेक्ट स्टडी, उस पे चलते हुए आप अपने बीएड में अच्छे परसेंटेज लेके आ सकते हो। तो यही हम कहेंगे शिक्षण के उद्देश्य। देखो क्या कह रहा है, छात्रों द्वारा विद्यालयी क्रिया को पूर्ण करके प्राप्त किया जाता है। यानी देखो, ये जो जितने क्रिया कर रहे हो, जो मैं बता रहा हूं उस हिसाब से आप चलते जा रहे हो, तो यही तो आप विद्यालयी क्रिया कर रहे हो ना। तो मेरे भाई, इस हिसाब से आप शिक्षण के उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हो। उम्मीद करते हैं इतना पॉइंट को आप लोग समझे होंगे। अगर आप थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है तो यहाँ से समझ लीजिए, इसके पहले भी जो क्लासेस करा दिया हूँ शिक्षण उद्देश्य को बिल्कुल अच्छे से पढ़ाया हूँ। इसी के साथ में शिक्षण उद्देश्य को निर्धारण में ब्लूम टेक्सोनॉमी वगैरह को भी हम लोग पढ़े हैं, लेकिन थोड़ा सा और समझ लीजिए। देखिए, उद्देश्य जो होते हैं छात्र के व्यवहार में इच्छित परिवर्तन है। यानी ध्यान समझना, जो भी एक स्टूडेंट के व्यवहार में परिवर्तन लाना चाहता है या फिर वो अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना चाहता है, तो किसी न किसी उद्देश्य, किसी न किसी ऑब्जेक्टिव पे चल के ही वो अपने व्यवहार में परिवर्तन अच्छा ला सकता है, जो विद्यालयों द्वारा पथ प्रदर्शित अनुभव का परिणाम होता है। यानी जो भी विद्यालय होते, जो भी स्कूल व जो भी यूनिवर्सिटी वगैरह होती, जो भी करिकुलम का डिजाइन करते हैं, जिस हिसाब से बच्चों को आगे लेके जाते हैं, उनके उद्देश्य की प्राप्ति करवाना चाहते हैं, उसे ही हम उद्देश्य कहते हैं। उम्मीद करते हैं इतना आप लोग समझे होंगे। शिक्षण का प्रमुख कार्य छात्रों के व्यवहार में वांछनीय यानी अच्छे, वांछनीय मतलब यानी अच्छे, बढ़िया, यानी अच्छे परिवर्तन करना होता है। ध्यान समझना, जो शिक्षण का प्रमुख कार्य क्या होता है, छात्र के व्यवहार में, जो भी छात्र स्टूडेंट के बिहेवियर है उसमें अच्छे अच्छे गुणों का परिवर्तन लाना, एक तरीके से अच्छे गुणों का डेवलपमेंट करना, यही मेरे भाई शिक्षण का मुख्य कार्य होता है। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज नोट करके यहाँ पे पॉइंट करके लिखा हूं, अगर इसे समझ लिए पूरा निष्कर्ष समझ लोगे मेरे भाई शिक्षण उद्देश्य होता क्या है। मैं अपने हर क्लास में चीजें बताता हूं। देखो, आपकी जो शिक्षा होती है उसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो शिक्षा का मुख्य कार्य होता है एक अच्छे पुरुष का मेरे भाई विकास करना, एक अच्छे पुरुष का विकास करना, एक अच्छे मनुष्य का विकास करना। देखो, समाज जिस तरीके के व्यक्तियों को चाहता है,
शिक्षा उसी प्रकार के व्यवहार का विकास छात्रों में करती है। यानी जो भी आपकी सोसाइटी, जो भी आपका मेरे भाई समाज, जो भी आपका पास पड़ोस, जो भी एक तरीके से आपका जो भी सोसाइटी वगैरह है, जिस प्रकार के व्यक्ति को चाहते हैं, जो आपका एजुकेशन होता है, जो एजुकेशन सिस्टम होता है, उसी प्रकार के मेरे भाई बच्चों में व्यवहार को डेवलपमेंट करती है। इतना उम्मीद करते समझे होंगे। उसके साथ साथ इस प्रकार शैक्षिक उद्देश्यों का प्रमुख कार्य छात्रों में समाज द्वारा वांछनीय व्यवहारों का विकास करना होता है। मेरे भाई शैक्षिक उद्देश्य का प्रमुख कार्य क्या होता है? जो भी समाज द्वारा मेरे भाई स्वीकृत व्यवहार है, जो भी समाज में मान्य व्यवहार है, उनका विकास करना ही शैक्षिक उद्देश्यों का प्रमुख कार्य होता है। अब उम्मीद करते हैं इतना इसके बारे में अच्छे समझ गए होंगे। अब थोड़ा शैक्षिक उद्देश्यों के बारे में, दो प्रमुख मनोवैज्ञानिक के डिफरेंस समझ लो, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके बारे में गुड साहब क्या कहते हैं? शिक्षण उद्देश्य पूर्व निर्धारित साध्य है जो किसी कार्य या फिर क्रिया का मार्गदर्शन करता है। देखो, किसी क्रिया या फिर कार्य का, आप कोई कार्य करने जाते हो, मान लो आप बीएड कर रहे हो, बीएड में पास होना चाहते हो, तो जो इसका करिकुलम है मेरे भाई, वो एक तरीके से पूर्व निर्धारित ही तो है। तो वही तो शिक्षण के उद्देश्य है कि हाँ भैया, इस पे चल के आपको मेरे भाई बीएड में अच्छा परसेंटेज आ जाएगा। तो ये होता है कि पूर्व निर्देशित कि साध्य है, एक तरीके से साधन है, एक तरीके से मेरे भाई जो भी हमारे उपयोग में साधन है, उसका प्रयोग करते हुए हम अपने शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं गुड के डिफिनेशन को बिल्कुल अच्छे से समझे होंगे। अब थोड़ा सा ब्लूम और अन की डिफिनेशन समझ लो। इसके पहले भी चीजें बता चुका हूं मैं आपको कि शैक्षिक उद्देश्य से हमारा तात्पर्य उन व्यवहारों के निर्माण से है जिनमें शैक्षिक प्रक्रिया द्वारा छात्र को लाना होता है। ध्यान समझना, जो भी आपके की एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है, शैक्षिक उद्देश्य है, उनसे क्या तात्पर्य है? तो छात्रों की जो मेरे भाई उनका तात्पर्य है व्यवहार के निर्माण से उन शैक्षिक प्रक्रियाओं का छात्र में लाना। यानी कि आप जो भी व्यवहार डेवलपमेंट करना चाहते हो, वो शैक्षिक उद्देश्यों से ही हो सकता है और छात्रों में एक तरीके से वो व्यवहार को आप डेवलपमेंट कर सकते हो। ये कहते हैं आपके प्यारे प्यारे ब्लूम साहब। अब ये थोड़ी सी मेरे भाई शैक्षिक उद्देश्यों को उम्मीद करते समझे होंगे क्या होता है। तो शैक्षिक उद्देश्य वो होता है जो मेरे भाई, जो किसी भी बालक होता है उसके व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाने के लिए हम लोग शैक्षिक उद्देश्यों का प्रयोग करते हैं। या पूर्व निर्धारित होता है, एक तरीके से पहले से हम निर्धारित करते हैं कि अपने क्लास में बच्चों को क्या क्या पढ़ाया जाता है। ये सारी पॉइंट इसमें आप लोग मेंशन कर सकते हो। अब इसमें थोड़ा सा आगे जब जाएंगे आप लोग, तो शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण आ जाएगा। उसमें आप ब्लूम की टैक्सोनॉमी वगैरह पढ़ोगे तो सारी चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। आप सेकंड सेमेस्टर वाली सेकंड पेपर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी वाली क्लास देखिएगा, उसमें भी आपको मिल जाएगा और फर्स्ट पेपर में भी आपको मिल जाएगा जब हम करिकुलम में डिस्कस किए थे। तो ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा सामाजिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य समझिए। अब मेन हम लोग का यही है कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं। आज हम इसी पे हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो, किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अनेक लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। देखो ध्यान समझना, मान लो एक आपका ऑब्जेक्टिव है, इसको पाने के लिए आप तरह तरह के लक्ष्य निर्धारित करोगे कि मेरे भाई कैसे कैसे हम इसे पूरा कर सकते हैं, और इन लक्ष्यों की प्राप्ति करते हुए उद्देश्यों की ओर बढ़ा जाता है। और इन लक्ष्यों को ही मेरे भाई शिक्षण उद्देश्य टीचिंग एम्स कहते हैं। जो भी आपका मेरे भाई एक तरीके से उद्देश्य है, जो भी आपका एक तरीके से ऑब्जेक्टिव है, उनको प्राप्त करने के लिए आप तरह तरह के एम्स बनाते हो, तरह तरह के लक्ष्य बनाते हो। यदि वो मेरे भाई लक्ष्य पूरा हो जाता है, आप नए लक्ष्य की तरफ बढ़ते हो, तो हम ये कहेंगे कि भैया आप अपने जो भी आपका शिक्षण उद्देश्य है उसकी तरफ बढ़ रहे हो। तो सामाजिक विज्ञान शिक्षण के क्या उद्देश्य होते, अब यहाँ से रिलेट करते हुए आगे की चीजों को समझेंगे आप लोग, तो पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए सामाजिक विज्ञान शिक्षण के क्या सामान्य उद्देश्य होते हैं। सबसे पहले इसे समझो। देखो, किसी भी शिक्षण कार्य में उद्देश्य के बिना शिक्षक उस नाविक के समान है जो अपनी मंजिल को जानता ही नहीं। आप घर से निकल गए हो, जाना कहाँ है ये आपको पता ही नहीं है मेरे भाई। एक तरीके से आप पानी में तो हो, लेकिन आपको किस घाट पे जाना, किस किनारे पे जाना है ये आपको पता ही नहीं है। लेकिन वो कौन बताता है कि भैया आपको आपकी मंजिल कहाँ है, आपको जाना कहाँ है? तो वो बताएगा उद्देश्य, शिक्षण कार्य के उद्देश्य, शिक्षण उद्देश्य बताएंगे भैया आपको जाना कहाँ है और कैसे जा सकते हो। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है शिक्षण उद्देश्य। देखो, इस प्रकार हम कह सकते हैं, कह सकते हैं कि वह फिर कैसे अपने छात्रों में राष्ट्र भावी नागरिक के अंदर छुपे गुणों, आदतों, व्यवहारों तथा दृष्टिकोण को उत्पन्न कर सकेंगे। जब आपको पता ही नहीं है कि बच्चों के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट करना है, कैसे उनको पढ़ाना है, तो मेरे भाई आप कैसे उनका डेवलपमेंट कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो इन सबका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए सामाजिक अध्ययन शिक्षण के विभिन्न उद्देश्यों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। वो 3 भाग कौन कौन से? एक तो है भैया व्यक्तिगत उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य और वैश्विक उद्देश्य। सामाजिक विज्ञान शिक्षण के 3 उद्देश्य होते हैं। एग्जाम में ऐसे बना के आप लोग लिख दीजिएगा। इसमें बहुत ज्यादा कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं है। जो ऊपर अभी पढ़ के आए हो, ऊपर मैं आपको पढ़ाया हूँ ये सारी चीजें। देखो व्यक्तिगत उद्देश्य में
उसका एक तरीके से हम कह सकते हैं उसका नैतिक विकास करना, उसका मेरे भाई जो भी उसका एक तरीके से कि जीवन यापन कैसे करना है, उन सब चीज़ों के बारे में उसको अध्ययन कराना, ये व्यक्तिगत उद्देश्य के अंतर्गत आएगा। यानी पर्सनली तौर पे उसका कैसे डेवलपमेंट कराएँ हम, मानसिक स्तर, एक तरीके से संवेगात्मक स्तर कैसे उसका डेवलपमेंट कराएँ, वो सब व्यक्तिगत स्तर पे आ जाएगा। अब सामाजिक स्तर पे वो समाज में रह के जो भी समाज में वांछनीय व्यवहार को अडॉप्ट करना, जो भी वांछनीय मेरे भाई एक तरीके से अच्छे बिहेवियर है, उनको कैसे अडॉप्ट करना, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, ठीक है? तो ये भी एक मुख्य उद्देश्य होना चाहिए मेरे भाई, सामाजिक उद्देश्य, सामाजिक विज्ञान अध्ययन का। उसके बाद वैश्विक उद्देश्य, देखो बालकों को मेरे भाई थोड़ा बहुत किसका कि एक तरीके से जो भी आपके वैश्विक संबंध है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप है, उनके बारे में बताओ। जो भी हमारे मेरे भाई एक तरीके से व्यापार होते हैं विदेश वगैरह से, उनके बारे में भी थोड़ा-थोड़ा बताओ। तो ये भी वैश्विक उद्देश्य भी सामाजिक विज्ञान के प्रमुख उद्देश्य होते हैं। तो तीनों उद्देश्य को बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल ईमानदारी से आप लोग समझ लीजिएगा। व्यक्तिगत उद्देश्य में हम पर्सनली तौर पे एक बालक के मेरे भाई विकास पे ध्यान देते हैं, और इसके सामाजिक उद्देश्य में उसके सामाजिक गुणों का विकास करते हैं। किसी के साथ कैसे रहना है, कैसे बोलना है, कौन सा कल्चर अडॉप्ट करना है, ये सब मेरे भाई हम लोग सामाजिक उद्देश्य के बारे में बच्चों को पढ़ाते हैं। और उसके बाद वैश्विक उद्देश्य, तो इसमें मुख्यतः हम कह सकते हैं जो भी इंटरनेशनल रिलेशनशिप है, अंतर्राष्ट्रीय अंतर संबंध वगैरह है, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग वैश्विक उद्देश्य में बच्चों को पढ़ाते हैं ग्लोबल ऑब्जेक्टिव में। तो ये सामाजिक अध्ययन के मेरे भाई कुछ सामान्य और उद्देश्य होते हैं। उम्मीद करते हैं इसे आप लोग समझे होंगे। इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे, इसको कहीं अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है? चलिए, अब थोड़ा-सा हम लोग ये समझ लेते हैं विभिन्न स्तरों पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं। विभिन्न स्तरों कहने का मतलब है, हम सबसे पहले उच्च प्राथमिक स्तर पर डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम लोग माध्यमिक स्तर यानी कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हम लोग इसे डिस्कस करेंगे, ठीक है? देखिए, माध्यमिक स्तर पर तो सबसे पहले 6 से 8 कि मेरे भाई जो इसमें स्तर होता है, 6 से 8 को हम लोग उच्च प्राथमिक स्तर कह सकते हैं, और 11 से 14 की वर्ग के आयु के लोगों को हम लोग माध्यमिक स्तर कह सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग उच्च प्राथमिक स्तर पे समझते हैं क्या-क्या इसके उद्देश्य होने चाहिए। बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा जो माध्यमिक स्तर पर इसके कौन-कौन से उद्देश्य बताए गए मेरे भाई, तो सबसे पहले उसे समझो। सबसे पहले बच्चों को माध्यमिक स्तर पर बताना चाहिए भारत का भौतिक विभाजन के बारे में थोड़ा बहुत। देखो अभी बालक कितना उम्र का है, अभी ध्यान समझना। बालक का मेरे भाई जो कि कक्षा 6 से 8 तक है, तो उसमें वैश्विक संबंध तो बताओगे नहीं। तो भारत भारत का कि मेरे भाई एक तरीके से कि भौतिक विभाजन के बारे में बताओ, भारत में पाए जाने वाले प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन के बारे में बताइए। अगर आपके एग्जाम में पूछ दे भैया कि माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण के क्या उद्देश्य होते हैं, जितने पॉइंट यहाँ पे आप देख रहे हो सारे पॉइंटों को लिख के आइएगा, तो ठीक है? उसके बाद भारत में पाए जाने वाले प्राकृतिक संसाधन के बारे में, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय अवबोध का विकास के बारे में, उसके बाद जो भी राष्ट्रीय लक्ष्य और पर्यावरण शिक्षा के स्वरूप के बारे में उसको ज्ञान दो। ये सारी पॉइंटों को बालकों को बताइए, ठीक है? उसके बाद भारत के विभिन्न भागों में से मिलाए जाने वाले यातायात, उसके बाद संचार के माध्यम बताओ। एक तरीके से जो भी हम मेरे भाई कि ट्रैवलिंग का जरिया है एक तरीके से, उस सब चीज़ के बारे में बताओ प्राथमिक स्तर पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर, ठीक है? उसके बाद ग्लोब तथा विश्व के मानचित्र का परिचय कराओ बच्चों के साथ-साथ। भारत में मनाए जाने वाले विभिन्न उत्सव, प्रमुख त्योहार बताओ कि भैया कौन-कौन से किस राज्य में कौन-कौन सा त्योहार मनाया जाता है। भारत के विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों के जीवन ढंग आज संबंधित तथ्यों का ज्ञान कराओ कि मान लो जम्मू कश्मीर में लोग कैसे रहते हैं, फिर केरल में कैसे रहते हैं, फिर इधर नागालैंड में कैसे लोग रहते हैं, फिर गुजरात में कैसे रहते हैं। यानी भारत के सभी कोने-कोने से बच्चों को बताओ, सारी चीज़ें बताइए, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके साथ-साथ भारत की परंपराएं, रीति-रिवाज जो हैं, संस्कृत आदि से संबंधित तथ्य, जैसे मेरे भाई प्रसिद्ध स्मारक हो गया, संगीत हो गया, नृत्य हो गया, धर्म, मेले, त्योहार, नदियाँ, पहाड़ आदि, ये सब मेरे भाई उच्च प्राथमिक स्तर पर बालकों को ज़रूर बताया जाना चाहिए, ताकि वो सामाजिक विज्ञान से थोड़ा बहुत जुड़ पाएँ, ठीक है? चलिए, उसके बाद विश्व की महान विभूतियों का संक्षिप्त परिचय, जैसे कि मेरे भाई महात्मा बुद्ध के बारे में बताइए, अशोक के बारे में बताइए, सुकरात के बारे में बताइए, लिंकन, लेनिन, उसके बाद महात्मा गांधी, कोलंबस, गैलीलियो, न्यूटन, इन सब लोगों के बारे में बताइए, ताकि मेरे भाई उसका जो मानसिक स्तर और डेवलप हो पाए। ये भी सामाजिक विज्ञान का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए उच्च प्राथमिक स्तर पर, ठीक है? विश्व के विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों के जीवन की विशेषताएं बताइए। इसमें और भी पॉइंट है, आप अपने से भी लिख सकते हो। ऐसा नहीं कि मेरे भाई जो बता रहा हूँ वही लिखो। इसमें कुछ कुछ पॉइंट है अपने से भी आप बना के लिख सकते हो कि क्या क्या बच्चों को और इसमें पढ़ाया जा सकता है, ठीक है? चलिए,
भारत के महापुरुषों से संबंधित सरल तथा रोचक की जो भी गाथाएँ हैं, उनकी कहानियाँ हैं, उनके बारे में बताओ। महात्मा गांधी जी के बारे में बताओ, सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताओ। तो तरह-तरह के जितने भी महापुरुष वगैरह हैं, इन लोगों के बारे में बताओ, ठीक है? राष्ट्रीय प्रतीक का परिचय, उनके उनके प्रति श्रद्धा, आस्था उत्पन्न करने चाहो, यानी भारत के जो भी मेरे भाई भारत देश है, उनके प्रति उनका एक तरीके से भावनात्मक विकास करने पे भी आप जोर दो। ये भी उच्च प्राथमिक स्तर का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। तो जितने पॉइंट मैं बताया हूँ उच्च प्राथमिक स्तर पर, या फिर अगर पूछ दे माध्यमिक स्तर पर, तब भी इन सारी पॉइंटों को लिख सकते हैं, कोई ज्यादा विभेद नहीं होता। इन सब चीजों को आप लोग जानते रहेगा, ठीक है? अब थोड़ा सा माध्यमिक स्तर पर समझ लो, सेकेंडरी सेकेंडरी लेवल पे क्या होता है, यानी कि मेरे भाई इस स्तर पे 9-10 और इनकी आयु जो होती है वो 15 से 16 वर्ष लगभग मानी जाती है। तो अब ये नहीं कि कोई लेट एडमिशन कराया तो भैया तो 20 साल का होगा, नहीं। जो जनरली आयु माना जाता है वो 15 से 16 होता है। तो इसमें माध्यमिक स्तर पर क्या-क्या इसके उद्देश्य होते हैं सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के, तो प्रजातंत्र का महत्व, एक तरीके से प्रजातंत्र, लोकतंत्र जो भी देश है, उनके महत्व को बताओ कि इसमें कैसे लोग अपने आप में फ्री रह सकते हैं, उनको फ्रीडम मिलती है। तो सारी चीज़ों का डेवलपमेंट करो, क्योंकि बच्चों का थोड़ा-थोड़ा मानसिक विकास होने लगा है, ठीक है? उसके बाद सेकंड, परिवर्तन प्रक्रिया का ज्ञान। एक तरीके से मेरे भाई परिवर्तन प्रक्रिया ज्ञान में ये कह सकते हैं कि समाज में कैसे चेंजेज़ आता है, कैसे हमारे जो भी मौसम होते हैं, उनका चेंजेज़, बरसात के पास गर्मी के बाद बरसात आती है, फिर ठंडी आती है, कैसे ये एक तरीके से चक्र चलता रहता है। इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा-सा जियोग्राफिकल भी बताओ चीज़ों को। अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास, एक तरीके से मेरे भाई वो जो भी वैश्विक संबंध है, उनके उनके प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण डेवलप कर पाएँ, ये भी इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। एक तरीके से मेरे भाई माध्यमिक स्तर पर ये भी पढ़ाने का। उसके साथ-साथ विश्व के भौगोलिक क्षेत्रों में परस्पर निर्भरता की जानकारी, एक-दूसरे पे, जैसे हम अमेज़न जंगल के बारे में बच्चों को बताओ। तरह-तरह की जो भी उनकी निर्भरता है, जो भी नील नदी वगैरह हो गई, उन उन चीज़ों के बारे में बच्चों को बताओ, ताकि बच्चे सामाजिक विज्ञान से और चीज़ें जुड़ पाएँ और उसमें कुछ न कुछ खोज वगैरह भी कर सकें आगे चल के, जो इसमें इंटरेस्टेड है, ठीक है? भौगोलिक अवधारणाओं की जानकारी, कैसे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, कैसे बिग बैंग थ्योरी वगैरह हुई है, कैसे मेरे भाई सभी कि पहले लोग मानते थे कि पृथ्वी सेंटर में है, अब मानते हैं कि सूर्य सेंटर में है, अब लोग मानते हैं कि भैया हमारी ये गैलेक्सी है, उसके बाद भी कोई गैलेक्सी है। तो तरह-तरह की चीज़ों के बारे में भी बच्चों को बताओ, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद देश के शासन की व्यवस्था, यानी हमारे संविधान के बारे में बच्चों को बताओ, संविधान के तरह-तरह के अनुच्छेद के बारे में बताओ, कैसे उनको फ्रीडम मिल सकती है। इस तरीके से सारी चीज़ों को, देश के शासन के बारे में बच्चों को बताओ, ये भी माध्यमिक स्तर का प्रमुख उद्देश्य होता है। उसके साथ-साथ विभिन्न संस्कृतियों के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण माध्यमिक बताया जाए। आज मनुष्य की सभ्यता एवं संस्कृति जिस विकास का दृष्टिकोण करना चाहिए। कहने का मतलब है, जो भी मेरे भाई संस्कृत है, जो भी हमारे समाज में कल्चर संस्कृत चली आ रही है, उनके प्रति बच्चों को बताओ, उनको उनको उनके स्वस्थ दृष्टिकोण डेवलप करो, ताकि वो सभी के संस्कृत, सभी के कल्चर की, सभी के सभ्यता की मेरे भाई एक तरीके से वो सम्मान कर पाएँ। तो ये भी मुख्य उद्देश्य होता है, क्योंकि बच्चे इस समय होते हैं किशोरावस्था में, और किशोरावस्था में सबसे प्रमुख मेरे भाई यही कार्य करना चाहिए कि उनको किसी भी एक तरीके से उत्तेजित होके कोई ऐसा या ऐसे क्षेत्र में ना चले जाएँ कि जिसमें उनके भविष्य खराब हो जाए। तो उनको स्वस्थ दृष्टिकोण भी डेवलप करो, ये भी प्रमुख उद्देश्य इसका होना चाहिए। उसके साथ-साथ मानव सभ्यता का बुनियादी एकता की जानकारी, यानी मेरे भाई जो भी कोई भी अलग-अलग धर्म के इंसान हो, अलग-अलग मेरे भाई जो भी क्षेत्र के इंसान हो, सब में एक तरीके से कैसे हम एकता डेवलपमेंट कर सकते हैं। सभी एक प्रकार से मनुष्य ही हैं। इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा-सा आध्यात्मिक चीज़ों के बारे में बच्चों को बताओ, ताकि उनमें मेरे भाई एक तरीके से एकता डेवलपमेंट हो जाए। ये भी माध्यमिक स्तर का प्रमुख उद्देश्य होना ही चाहिए। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद परिवर्तन प्रक्रिया की जानकारी, ऊपर मैं अभी बताया था कि समाज में चेंजेस कैसे आते हैं। पहले लोग मेरे भाई कितना कहने का मतलब पहले के समाज कैसा था और अब में क्या-क्या चेंजेज आए हैं और आगे क्या-क्या चेंजेज होने की संभावनाएँ हैं, ये सब सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आ जाएगा। क्योंकि सामाजिक विज्ञान में हम हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स हर चीज़ पढ़ते हैं, उसके शॉर्ट में हर चीज़ों को पढ़ते हैं। तो मेरे भाई बच्चों को इन सब चीज़ों के बारे में बताओ कि कैसे परिवर्तन की प्रक्रिया होती है किसी भी समाज में, इन सब चीज़ों के बारे में बच्चों बच्चों को बताओ। अब बात आ जाती है सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के निर्धारण के कुछ सिद्धांत। अभी सिद्धांत तो मैं इसके पहले एक सेपरेट क्लास में पढ़ा चुका हूँ कि कितने सिद्धांत तो होते हैं, उसकी क्लास भी, उसके लेक्चर भी आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ भी टेलीग्राम पे डाल दिया हूँ। लेकिन थोड़ा-सा अभी मैं बता देता हूँ यहाँ पे चीज़ को, सामाजिक विज्ञान का जो करिकुलम डिज़ाइन करना थोड़ा-सा कठिन कार्य होता है, जटिल कार्य क्यों हो जाता है? इसमें कई विषयों का मेरे भाई एक तरीके से समावेश होता है, जैसे नागरिक शास्त्र हो गया, इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, समाज शास्त्र हो गया, आदि इस प्रकार के सभी विषयों का इसमें समन्वित मेरे भाई होते हैं, एक तरीके से समावेश होता है। तो इसका करिकुलम डिज़ाइन करना थोड़ा-सा एक तरीके से जटिल कार्य हो जाता है कि क्या पॉइंटों को हम इसमें ऐड करें, क्या इसमें छोड़ें। तो अभी लेकिन इसका भी करिकुलम तो डिज़ाइन होता ही होता है। तो करिकुलम के डिज़ाइन में मेरे भाई
फ्रैंकलिन साहब क्या कहते हैं, बहुत प्यारी डेफिनेशन है, इसको अपने दिमाग में बना लीजिएगा कहीं। यह अच्छा होगा यदि वह सब कुछ सिखाया जाए। यानी मेरे भाई कि बच्चों को अच्छा यह होगा कि सब कुछ सिखा दिया जाए जो उनके लिए उपयोगी और अलंकारी हो। लेकिन अब हर चीज उपयोगी और अलंकारी है तो बच्चों को सिखाने लगोगे तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, लेकिन मेरे भाई हमारे पास समय थोड़ा है, फ्रैंकलिन कहते हैं। अतः इस बात का सुझाव दिया जाता है कि उन्हें वे चीजें सिखाई जाए जो अत्यधिक उपयोगी और अत्यधिक अलंकारी हो। उसके साथ-साथ जब मेरे भाई जो भी अत्यधिक उपयोगी चीज़ों को बता दोगे, तो बालक मेरे भाई उसके रिलेटेड करते हुए और भी चीज़ों को सीख जाएगा। तो फ्रैंकलिन साहब यही कहते हैं कि बालक को हर वो चीज़ सिखाओ जो उनके लिए उपयोगी और अत्यधिक अलंकारी हो। तो सामाजिक विज्ञान मेरे भाई एक तरीके से पाठ्यक्रम के सिद्धांत में फ्रैंकलिन की डेफिनिशन को आप मेंशन कर सकते हो। बाकी अभी कुछ और डेफिनिशन को मैं यहाँ पे और इन सब चीज़ों को अभी बताने वाला हूँ। पहले इसको समझ लो, ये थोड़ा-सा बेंजामिन के अनुसार क्या कहते हैं ये, पाठ्यक्रम निर्माण में उन बातों का चयन होना चाहिए जो भी हो वह अलंकारी भी हो, एक तरीके से उपयोगी भी हो, जो उपयोगी भी हो और अलंकारी भी हो। ज्ञान के अथाह सागर में से परिवर्तन होती हुई स्थितियों के अनुकूल ऐसी सामग्री का चुनाव एवं गठन निश्चित रूप से जटिल एवं चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। जो ऊपर आपके मेरे भाई फ्रैंकलिन कहते हैं वही बात बेंजामिन भी कहते हैं कि हमें उन सब बातों का चयन करना चाहिए अपने कैरिकुलम में जो बच्चों के लिए उपयोगी हो और अलंकारी भी हो, एक तरीके से रोचक हो। अलंकारी को रोचक कह सकते हो, बच्चों के लिए एक रोचक हो, रुचिपूर्ण हो। उन सब चीजों को बच्चों को पढ़ाना चाहिए। और इतने इतने तरह के मेरे भाई ज्ञान उपस्थित हैं अभी हमारे समाज में, उनमें से इंपॉर्टेंट क्या है उसको उसको ढूंढ के बच्चों को पढ़ाना ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद सामाजिक विज्ञान अध्ययन पाठ्यक्रम सिद्धांत के कुछ निर्माण होते हैं। कुछ देखो, ये इसी नहीं, अगर ये कि भौतिक विज्ञान शिक्षण के मेरे भाई पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत पूछे तब भी इन पॉइंटों को आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप सारी पॉइंटों को ही अपने एग्जाम में मेंशन करो, ऐसा मुमकिन नहीं कि सबको याद ही कर लो। लेकिन कुछ कुछ जैसे उपयोगिता का सिद्धांत, जो भी करिकुलम हो वो मेरे भाई हम कैसे अपने डेली लाइफ में उपयोग कर सकते हैं, उपयोगिता के सिद्धांत में इसको आप मेंशन कर सकते हो। उसके साथ साथ सामुदायिक जीवन से संबंध का सिद्धांत, ये भी जो भी आपका करिकुलम है वो जो भी आपका समाज आपकी सोसाइटी है उससे भी मेरे भाई वो संबंधित होना चाहिए। उसके साथ साथ जीवन संबंधी सब क्रियाओं का समावेश का सिद्धांत, आपके जीवन में जितनी क्रियाएं होती हैं वो करिकुलम में उनका समावेश होना चाहिए। जो आपका बेंजामिन कहते हैं ना कि सभी सभी प्रकार की चीजों को बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, तो इतने आपके करिकुलम में ये सब सारी चीजें होनी चाहिए। उसके बाद विविधता तथा लचीलेपन का सिद्धांत, आप क्लास में आप पढ़ा रहे हो, किसी भी चीज में अगर मॉडिफिकेशन करना चाहते हो तो कर लो, इस तरीके का आपका करिकुलम हो उसमें लचीलापन भी होना चाहिए। उसके बाद अनुभव की पूर्णता का सिद्धांत, जो भी करिकुलम डिजाइन कर रहा है उसमें अनुभव पूर्ण होना चाहिए, वो बच्चों को क्लास में पढ़ाता हो, इस वो मेरे भाई करिकुलम का डिजाइन करेगा तो और अच्छे से सिखा पाएगा। उसके बाद क्रिया का सिद्धांत, अवकाश के लिए परीक्षण का सिद्धांत, व्यक्तिगत आवश्यकताओं का सिद्धांत, उसके बाद संतुलित विकास का सिद्धांत, अंतिम नहीं बल्कि अनंतिम होना चाहिए। एक तरीके से ये मेरे भाई जो भी सिद्धांत है वो अंतिम नहीं होना चाहिए, जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हो उसका अंतिम एक तरीके से होना चाहिए करिकुलम। ठीक है, उसके बाद व्यक्तिगत, यानी क्लास में अगर मान लो 100 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, तो 50 बच्चे अलग अलग पृष्ठभूमि से आ रहे हैं तो उनके हिसाब से करिकुलम डिजाइन करिए, ये भी इसका इंपॉर्टेंट सिद्धांत तो हो जाता है। तो जितने पॉइंट है इसको मैं बिल्कुल डिटेल में आपको मेरे भाई पिछली कक्षाओं में पढ़ा चुका हूँ, तो जो बच्चे उन क्लासेस को देखे होंगे कि पाठ्यक्रम के सिद्धांत, तो वो वहां से कवर कर लीजिएगा। और इसका पीडीएफ भी टेलीग्राम पे अलग से मिल जाता है कि पाठ्यक्रम सिद्धांत की। ठीक है, टेलीग्राम पे जाकर उसका पीडीएफ आप सभी ले लीजिएगा। अब जितने पॉइंट डिस्कस कर दिया हूँ इतना ही इंपॉर्टेंट है, बस इतना कर लो, आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, अब मेरे भाई 2 तारीख से वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल का एग्जाम स्टार्ट है। उसके साथ साथ महाराजा सुहेलदेव जो एमएसडीयू है उनका भी एग्जाम 10 तारीख के आसपास ही स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि 30 तारीख तक सबमिट करना अनिवार्य बोल दिया गया है। ठीक है, चलिए अभी तक अगर द परफेक्ट स्टडी का आप नोट्स नहीं लिए तो इस नंबर पर संपर्क करके बिल्कुल डिटेल में आप नोट्स लेके पढ़ सकते हो, चाहे आपका सामाजिक विज्ञान हो जाए, चाहे हिंदी हो गई, चाहे नॉलेज एंड कैरिकुलम, जो भी सब्जेक्ट आप लियो यहाँ से लेके पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए यदि हमसे आप मेरे भाई टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ भी सकते हैं। यहाँ पे कुछ चीजें होती है जो मैं वॉइस के माध्यम से भी आपको अपडेट करता रहता हूँ, क्योंकि हर चीज के लिए वीडियो बनाना, लेक्चर लाना तो मेरे भाई पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, चलिए उसके साथ साथ हमसे यदि आप पर्सनली भी जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिए। द परफेक्ट स्टडी से अभी नहीं जुड़े हैं तो जुड़ भी सकते हैं, और अपने फ्रेंड सर्कल में तो जरूर शेयर करिए, क्योंकि हम लोग सीटेट की क्लास बिल्कुल डीप में पढ़ाने वाले हैं। और मैं एक बात बता दूं, जो बच्चे यहाँ तक मेरी बात को सुन रहे हैं, देखो ध्यान समझना, मैं कुछ आपके डाउट क्लियर कर दूं। पहली बात तो ये कि कुछ लोग का हमेशा मैसेज आता रहता है कि नोट्स नहीं मिले, नोट्स नहीं मिले। यकीन मानो कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होता जिनको मैं मेरे भाई की पेमेंट करते हैं और उनका नोट्स ना प्रोवाइड कर दिया जाए। मान लो 2 से 3 घंटे 4 घंटे में उनका नोट्स मिल ही जाता है।
पर पता नहीं ये कौन लोग होते हैं जो पता नहीं कहाँ से मैसेज करते रहते हैं कि नोट्स नहीं मिला, नोट्स नहीं मिला। और मैं अपना 100% मेरे भाई आपको यकीन मानो कि अपना 100% देके सबसे पहले रिप्लाई कर देता हूँ व्हाट्सएप पे। चाहे जो बच्चे नोट्स के लिए पेमेंट किए हैं, नहीं किए, सबका रिप्लाई देने का मैं प्रयास करता हूँ पूरे दिल के साथ। पर ये लोग कहाँ से आ जाते हैं कि सर नोट्स नहीं मिला या फिर अलग-अलग तरह के मैसेज करते रहते हैं, तो इनका तो मुझे पता नहीं। पर अगर जो भी ऐसे करते हो भैया मत किया करो, ठीक है? द परफेक्ट स्टडी को थोड़ा बख्श दो, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें होती हैं ये फ्रॉड तरीके से नहीं है, दिल से काम किया जाता है। तो इस चीज़ें के लिए मेरे भाई आप थोड़ा-सा मान जाइए, ठीक है? चलिए, उसके साथ-साथ एक चीज़ बताता हूँ, हम लोग पढ़ रहे हैं भैया पेडागॉजी। हम लोग पढ़ रहे हैं कि पेडागॉजी, तो इसमें क्या होता है ना, शिक्षण में क्या होता है, कोई भी शिक्षण में कोई भी चीज़ें चेंज नहीं होती। अगर शिक्षण में मैं कोई चीज अपने अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूं ना, तो उसे जब आप अपने 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 दृष्टिकोण से अपने अकॉर्डिंग देखोगे तो वो चेंजेस लगेगा, उसमें आप चेंज कर सकते हो। तो शिक्षण का जो अर्थ होता है ना, वो चेंज होता रहता है, वो समाज के रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज होता रहता है। इसीलिए शिक्षण में सीटेट में सबसे ज्यादा शिक्षण से क्वेश्चन आते हैं और वही बच्चा टिक कर पाता है जो डिटेल में शिक्षण को जाना रहता है। अब जो बच्चे यहाँ पे बीएड सेकंड सेमेस्टर में पेडागॉजी, सभी पेडागॉजी को थोड़ा थोड़ा पढ़े हैं, जब वो मेरे भाई सीटेट में शिक्षण को पढ़ेंगे, एक तरीके से हिंदी शिक्षण को पढ़ेंगे, एक तरीके से आप लोग सीडीपी के शिक्षण को पढ़ेंगे, वहां पे सारी चीजों को वो समावेश हो जाएगा। तो पेडागोगी में यही होता है कि कुछ चीजें बस थ्योरी थ्योरी रहती हैं। अब कितना थ्योरी में आप समझाओगे किसी बच्चे को? बस पेडागोगी में ये रहता है कि अगर वो थोड़ा सा अपना एफर्ट लगाएं तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। उम्मीद करते हैं जितना यहाँ पे पॉइंट मैं बताया हूँ, सबको एक बार अपने स्तर पे समझने का प्रयास करेंगे तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। आप देखो, आपके बेंजामिन कहते हैं कि पाठ्यक्रम निर्माण में उन सभी बातों का होना चाहिए जो मेरे भाई हमारे लिए उपयोगी हों। तो अब इसे अपने अपने लेवल पे समझो ना, कि जब भी करिकुलम का डिजाइन किया जाना चाहिए, उनमें उनमें सभी चीजें होना चाहिए। यानी बालक का मोरल भी डेवलपमेंट हो, बालक का एक तरीके से सामाजिक डेवलपमेंट हो, मानसिक डेवलपमेंट भी हो, एक तरीके से इमोशनल से डेवलपमेंट भी हो, सभी प्रकार का डेवलपमेंट हो, ये कहते हैं आपके बेंजामिन साहब। तो बस वही बात है ना कि हम पढ़ रहे हैं पेडागोगी, और पेडागोगी में यदि आप अपने 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 मानसिक स्तर को थोड़ा सा मेरे भाई हाई लेवल करके नहीं समझेंगे तो सारी चीजें नहीं समझ में आने वाली। ठीक है, चलिए, उम्मीद करते हैं मेरी बात को सार्थक वे में लेंगे और विविध स्तरों पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण के जो उद्देश्य हैं, कहीं इसको गांठ बांध करके लिख लीजिएगा, या आपके एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। तो जितनी पॉइंट मैं बताया हूं यहाँ पे, सारी पॉइंटों को यहाँ पे लिख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट, इसका मॉडल पेपर शेयर कर दिया हूं टेलीग्राम पे, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी टेलीग्राम पे शेयर कर दिया गया है, तो उनको जाके देख के बिल्कुल अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। भैया अब मैं आपको सेकंड सेमेस्टर के लिए अपना 200% दे चुका हूँ, अपना 200% दे चुका हूँ, क्योंकि ध्यान समझना, जो बच्चे यहाँ तक हो थोड़ा सा बातों को सुन भी लीजिए। देखो, कहते हैं ना, आपका जब थर्ड सेमेस्टर में चले जाओगे तो सिर्फ 2 सब्जेक्ट रहेंगे आपको पढ़ना। फर्स्ट सेमेस्टर में सिर्फ 4 सब्जेक्ट था, लेकिन सेकंड सेमेस्टर में आपके लिए तो 4 सब्जेक्ट थी ना, मेरे लिए कितनी सब्जेक्ट बढ़ जाती है मेरे भाई। हर पेडागोजी के, आप अगर साइंस से हो, साइंस में अगर मैथ से हो तो अलग पेडागोजी, बायो से हो तो अलग पेडागोजी, होम साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, उसके बाद जितने भी यहाँ पे पेडागोजी हैं, कम से कम 7 से 8 सब्जेक्ट हो जाती है मुझे पढ़ाना। और ये समय भी नहीं दिया, लेकिन फिर भी मैं अपना 200% चाहे जो भी वर्क हो, मैं उसे रोक के आपके लिए क्लास चलाया, बिल्कुल अच्छे से पढ़ाने का प्रयास किया हूँ, ताकि आप बेहतर कर जाओ। सभी पेडागोजी के लिए क्लास चलाइए दिया हूँ मोस्टली। और जो बच्चे इंग्लिश पेडागोजी से, अगर वो हिंदी हिंदी पेडागोजी की क्लास देख लोगे, सामाजिक विज्ञान पेडागोजी की क्लास देख लोगे, तो आपको भी अपने एग्जाम में आपकी पेन नहीं रुकेगी, मैं ये आपसे वादा कर रहा हूँ। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं मेरी बात को समझेंगे। जो उर्दू लिए हैं मैं उनको भी बता दे रहा हूं, आप अगर हिंदी पेडागोजी को अच्छे से समझे रहेंगे तो कॉन्सेप्ट वही रहता है, बस मेरे भाई लैंग्वेज चेंज हो जाती है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं मेरी बात को समझेंगे। और अब सेकंड सेमेस्टर की ज्यादातर क्लास हम लोग कर लिए हैं, एक क्लास मैं जल्दी समझाऊंगा लेसन प्लान में। देखो, जो समझाने वाली चीज रहती है ना, उसमें और मजा आता है। जैसे लेसन प्लान को समझा सकते हैं, अभी जिन पियाजों को पढ़ा रहे हैं तो बिल्कुल अच्छे से समझाएंगे, वाइगोस्की पढ़ा रहा है तो अच्छे से समझा रहे हैं, लेकिन अब सामाजिक विज्ञान पेडागोजी में क्या पढ़ाओगे? ठीक है, इसमें शिक्षण उद्देश्य तो मान लो बता दिए कि हाँ ये एग्जाम्पल दे वो कि भैया बीएड है, टीपीएस है, ये सारी चीजें बताए। अब इसमें इसमें आप सामाजिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य में इसमें क्या बताओगे? समझाने के लिए कुछ है ही नहीं। तो मेरे भाई ये चीजों को समझा करिए, पेडागोजी में ज्यादा कुछ समझाने को नहीं रहता, थ्योरी थ्योरी ही रहती है, तो इसको भी आप समझने का प्रयास किया करिए। ठीक है, चलिए, और द परफेक्ट स्टडी पे अब तक जुड़े हैं, आपका दिल से आभार है। ठीक है, ये ऑनलाइन की दुनिया में आप लोग इतना प्यार, इतना सम्मान दे रहे हैं भैया, ये एक टीचर के लिए बहुत बड़ी बात है, और इसके लिए मैं आप सबका आभार हूँ। ठीक है, आभारी भी हूँ एक तरीके से। और सभी लोग अपना अच्छा मेरे भाई परसेंटेज कवर करो। ठीक है, मुझे ऐसी उम्मीद है कि जो बच्चे रेगुलर क्लास पढ़ेंगे मेरी, वो 75% के प्लस लेके आएंगे अब की बार भी। बस जितनी भी गाइडेंस दिया हूँ, जो जो पर्ची शेयर किया हूँ, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर किया हूँ, आप अगर लिख के नहीं भेजोगे तो कहाँ से अच्छे परसेंटेज आएंगे? हैं? ये कोई मतलब वहाँ का है नहीं कि कहने का मतलब है, जो होता है ना भूजा बनाते हैं लोग, कि वो नीचे गरम बालू रहता है, ऊपर कढ़ाई, उसमें जैसे भूजा डालो तड़तड़ा के फूटने लगता है। तो मेरे भाई ये कोई भूजा नहीं है।
है कि आपको एग्जाम हॉल में बैठे सब कुछ आने लगेगा, नहीं। आपका क्या है भैया, अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए रहोगे तो कैसे आप लिख पाओगे? हैं? तो जो बच्चे कॉपी लिख के शेयर भी करते हैं, बहुत खुशी भी होती है, बहुत अच्छा भी लगता है कि आप लोग कार्य कर रहे हो, और उनको मेरी ढेर सारी शुभकामनाएँ। जो नहीं कॉपी लिखते हैं उनको भी शुभकामनाएँ, लेकिन आप भी थोड़ा-सा एक्टिव हो जाओ अपने फ्यूचर के प्रति। किसी के बहकावे में ना आइए कि अरे ये तो बीएड है, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। हम बीएड मान रहे हैं, अगर बीएड आप पास कर भी लेते हो, लेकिन बीएड का अर्थ नहीं समझ पाते, अगर द परफेक्ट स्टडी पे मैं क्लास रेगुलर नहीं चलाता तो। ठीक है? तो जितनी क्लास कराए हूँ सब क्लास को पढ़िए, और मेरे भाई ये तो कुछ नहीं, आप जब जैसे थर्ड सेमेस्टर में जाओगे, अभी से मैं आप सभी बच्चे से प्रॉमिस कर दे रहा हूँ, 80% के अगर नीचे कोई बच्चा ला दिया तो कहना, कहोगे सर जी किस बेस पे कह रहे हो, मैं उसको बताऊंगा उस बेस को। 80% से कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा, कमजोर से कमजोर बच्चा 80% लाएगा बीएड थर्ड सेमेस्टर में, चाहे पूर्वांचल से हो, चाहे राजा महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी से हो। ठीक है, चलिए सारी चीजें अभी बता दिया हूँ, बाकी हम लोग मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, लेसन प्लान वाली चीज को समझाऊंगा। अगर आप द परफेक्ट स्टडी से जुड़े हैं, बिलीव कर रहे हैं, तो 2-3 साल बिलीव कर लीजिए, आपका फ्यूचर बना देगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिए, जहां भी रहिए सेफ और सुरक्षित रहिए, बस जो भी चीजें देता हूं उनको फॉलो करते रहिए, और ठीक है अपना ख्याल रखिए भैया, जहां रहिए सेफ और सुरक्षित रहिए, अपना मान सम्मान बचा के रखिए। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिए।